हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल सुबह को होने जाने वाला वोमेन सुपर्स मैच का मैच, जो कि होने जा रहा है कैंटरबरी वोमेन और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वोमेन के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है हेगली ओवल क्राइस्टचर्च में, जो कि कैंटरबरी का होम ग्राउंड है। वेदर बिल्कुल क्लियर है। पिछले सीज़न की चीज़ें अभी छोड़ देते हैं, अभी तो काफ़ी हो चुका है टूर्नामेंट, अब सभी को पता हो ही चुका होगा। आखिरी 5 टी20 मैचेस की बात करें तो कैंटरबरी 3-2 से आगे चल रही है। पिछले सीज़न के पहले तक वो 5-0 से आगे थे। उसके बाद पिछले सीज़न में दोनों ही मैच सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जीती थी, और उसके बाद ये दो जो आए हैं इनके खाते में ये आए हैं। अ, इस फिक्सचर के बारे में अगर मैं बात करूं तो कैंटरबरी का हमेशा एक अपर हैंड इस फिक्सचर में रहा है। ठीक है। भले ही वो कुछ मैचेस जीत नहीं पाए हैं, लेकिन अपर हैंड हमेशा ही रहा है, स्पेशली बॉलिंग से। प्रॉब्लम कैंटरबरी के लिए कहाँ खड़ा हुआ था पिछले सीज़न में, कि उनके जो मेन बैट्समैन हैं जैसे कि एमी सेथरथवेट, केट इब्राहिम जैसे प्लेयर्स पिछले सीज़न में अवेलेबल नहीं थे। सिर्फ फेलिक्स मैक्के ही अवेलेबल थी। उन्होंने तो ठीक ठाक काम करा था, लेकिन उसके बाद उस तरह से कोई रेजिस्टेंस दिखाने लायक नहीं दिख रही थी। तो उसी की वजह से उस तरह से बैटिंग में वो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन एक बॉलिंग में डोमिनेंस उन्होंने हमेशा ही दिखाया हुआ था। कुछ बहुत ही एक्साइटिंग परफॉर्मर्स आपको देखने को मिलेंगे इस फिक्सचर में, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। और देखिए, टीम में उन सभी प्लेयर्स को रखेंगे, सभी रखेंगे जिनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, लेकिन आप कहाँ पे अलग हो सकते हो और कितना अलग हो सकते हो, ये पूरा डिपेंड करेगा आपके कितना अमाउंट ऑफ रिस्क आप ले सकते हो उसके ऊपर। ठीक है। तो मैं सब कुछ आपको डिटेल में समझा देता हूँ। करंट जो कैंटरबरी की टीम है वहाँ पर ऑफ कोर्स एमी सेथरथवेट और केट इब्राहिम जैसे प्लेयर्स अवेलेबल हैं, लेकिन पिछले सीज़न में वो अवेलेबल नहीं थे। तो उन दोनों के साथ कैंटरबरी कैसा करती है, और उन दोनों के अलावा, उन दोनों के सिवाय कैसा हुआ था उनके साथ, वो सब चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। ध्यान से वीडियो को एंड तक सुनना। तो डायरेक्टली आ जाते हैं और देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या होता है। पहले इस फिक्सचर को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। पहले के 3 मैचेस जो होंगे वहाँ पर आप देखेंगे कैंटरबरी का डोमिनेशन विथ उनके फुल टीम। और आखिर के जो 2 मैचेस हैं जो पिछले सीजन में हुए थे, वहाँ पर आपको सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जीती तो थी, लेकिन वहाँ पे भी किस तरह से वो जीते हैं और क्या क्या कमी रह गई थी कैंटरबरी के खेल में, वो भी हम नोटिस करने की कोशिश करेंगे। तो यह है पहला मैच। 128 उन्होंने बनाया था 3 विकेट के नुकसान पर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने, जहाँ पर बर्न्स वेंडर के कुछ रन्स हैं। बॉलिंग में करंट स्क्वाड मेंबर्स में शाहिद ट्वेटी अवेलेबल है। कैंटरबरी ने आराम से चेस कर दिया था 17.3 ओवर्स में ही, जहां पर करंट स्क्वाड मेंबर्स में से ब्रॉडमोर, मतलब ये केट इब्राहिम है, इन्होंने कुछ रन्स बनाए थे, और वाटकिन के 2 विकेट थे मायर के साथ, और रोवे के विकेट। तो ये कुछ करंट परफॉर्मर्स हैं जो अभी करंट स्क्वाड में अवेलेबल हैं। उसके बाद अगला मैच, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग यहाँ पर ख़राब। यहाँ पर भी अगर आप सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग देखेंगे तो अच्छा ही स्कोर था, 128 उन्होंने बनाया था। लेकिन एक बहुत बड़े प्लेयर का रन यहाँ पे नहीं था, जो है जेस वाटकिन। हालांकि बॉलिंग से उन्होंने 2 विकेट निकाले थे। उसके बाद यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी सुलिवान के साथ, यहाँ पर ताहू के विकेट से। कैंटरबरी ने यहाँ पर भी 3 विकेट के नुकसान पर चेस कर लिया। यहाँ पर भी 67 के कुछ रन थे और वाटकिन के 2 विकेट साथ में रोए। अगला मैच ये है 18-19 सीज़न का जो मैच था, आखिरी मैच, वो ये मैच है। कैंटरबरी ने पहले बैटिंग करा। क्राइस्टचर्च में मैच हुआ था, तो मेरे ख्याल से ये जी हाँ, ये आखिरी मैच है जब ये दोनों टीमें इसी ग्राउंड पे भिड़े थे। तो यहाँ पर कैंटरबरी ने बनाया था 168। फ्रैंकी मैक्के ने यहाँ पर धागा खोल दिया था। उसके बाद ब्रॉडमोर, मतलब केट इब्राहिम और एटकिंसन मायर के यहाँ पर भी विकेट से रोवे के साथ। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स 104 फॉर 9 इनके यहाँ पर बने थे। बैटिंग यहाँ पर भी उनकी ख़राब हुई थी। रोवे का यहाँ पर भी अच्छा परफॉर्मेंस था। बॉलिंग से मिसी बैंक्स, सिमंस, सैवेज और गैबी सलीवन का यहाँ पर भी आपको परफॉर्मेंस दिख रहा है। यहाँ पर भी गैबी सलीवन के 2 विकेट्स थे, और रोए के कुछ कुछ परफॉर्मेंस हमेशा ही आपको दिख रहे होंगे। ठीक है। और ये है पहले के 3 जो मैचेस। और आप नोटिस कर सकते हैं कि हमेशा ही या तो केट इब्राहिम या तो एमी सतरत में से किसी कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस हमेशा ही रहता है। यहाँ पर भी केट इब्राहिम का रन था। ठीक है। और ये 3 मैचेस ऑफ कोर्स कैंटरबरी जीती थी। और आखिरी जो मैच यहाँ पे हुआ था वहाँ पर फ्रैंकी मैक्के ने बैटिंग से धमाका मचाया था, और उसी के ऊपर डिपेंड करके कैंटरबरी ने जीत हासिल करा था। अभी पिछले सीज़न के 2 मैचेस की बात करें तो बैटिंग यहाँ पर भी बहुत खास कुछ नहीं हुआ था। फिर से आप नोटिस करते हैं वाटकिन का अभी भी कोई रन नहीं है। कनिंगहैम और नेटली डॉड ने यहाँ पर रन बनाया था। बॉलिंग में फिर से सुलिवान के साथ ताहू, मिसी बैंक्स और सैवेज के विकेट से। कैंटरबरी बैटिंग से चेज़ नहीं कर पाई। फ्रैंकी मैक्के ने यहाँ पर भी अच्छा खेला था।
ताहू की बैटिंग यहाँ पर आई थी प्रॉपरली, उन्होंने रन भी बनाए थे, लेकिन वही बात कि जो दो मेन बैट्समैन उनके टीम के होकर खेल रहे थे, केट इब्राहिम और एमी सतरथवेट, उनका ना होने का बहुत बड़ा नुकसान उनको यहाँ पे खल गया। ठीक है, वाटकिन के विकेट हालांकि रहे हैं, लेकिन बैटिंग से अभी भी रन नहीं है। और आखिरी जो मैच हुआ था यहाँ पर भी बैटिंग से फ्रैंकी मैक्के ने रन बनाया था, लेकिन उसके बाद कोई भी ज़्यादा कंट्रीब्यूटर्स नहीं। बॉलिंग से मिकाइला ग्रेग और वाटकिन के परफॉर्मेंस आपको दिख जाएंगे। वाटकिन हमेशा ही बॉलिंग से एक दो करके विकेट निकाल रही हैं, लेकिन बैटिंग में ये जो 29 रन है ये इनका हाईएस्ट स्कोर है। नेटाली डॉट जो 2 मैच उन्होंने खेले हैं, दोनों ही मैच पर उन्होंने रन बनाया है, एक में 28 नॉट आउट और यहाँ पे 43। एक चीज़ आप नेटाली डॉट की इनिंग्स में ऑलरेडी नोटिस कर सकते ही है कि स्ट्राइक रेट चाहे कुछ भी हो, रन ये हमेशा ही बना देते हैं 20-25, जो कि काफ़ी मैटर भी करता है। सेंट्रल डिशेस की बैटिंग यहाँ पर भी बहुत खास नहीं हुआ था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैच उन्होंने जीता, जहाँ पर फिर से सलीवन का परफॉर्मेंस है। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि विथ सैथरथवेट और इब्राहिम जैसे प्लेयर्स और विदाउट देम एक डिफरेंस आया था कैंटरबरी के खेल में। अभी क्या है कि ये दोनों ही अवेलेबल हैं, तो हम फिर से एक फुल स्ट्रेंथ कैंटरबरी का गेम उम्मीद रख सकते हैं। और आपने देखा भी है कि फुल स्ट्रेंथ कैंटरबरी कहाँ तक अच्छा परफॉर्म कर सकती है। बहुत एक्सक्लूसिव कुछ परफॉर्मर्स आपने नोटिस करे हैं। केट इब्राहिम ने कुछ मैचों में रन जब वो खेली थी 2 सीज़न पहले, वहाँ पर उन्होंने परफॉर्म करा हुआ था। गैबी सलीवन बॉलिंग से एक बहुत ही डिसेंट ऑप्शन आपके सामने आ रही हैं। आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पर 2 विकेट, यहाँ पर फिर से 2 विकेट, यहाँ पर 3 विकेट, यहाँ पर फिर से 2 विकेट, मतलब 2 विकेट से कम तो उनको मिले ही नहीं। यहाँ पर शायद खेली नहीं थी। तो जब से वो उन्होंने खेलना शुरू किया है 18-19 सीज़न से, 2 से कम उनको कभी विकेट मिले नहीं है। इसके सिवाय ताहू भी हैं, ठीक है, उनको भी हमेशा ही कुछ ना कुछ यहाँ पे मिलता रहता है। और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से हैना रोए का नाम आपको कई बार दिख रहा है। जेस वाटकिन बॉलिंग से एक दो करके विकेट निकाला है, लेकिन बैटिंग से कुछ भी नहीं है। एक इनिंग्स में 29 बस वही। और एक और नाम शायद आया है कुछ बार, वो है रोज़मेरी मैयर, उन्होंने भी एक दो करके विकेट निकाले हुए हैं बस। ठीक है, तो यही है इंडिविजुअल कुछ चीज़ें जो अगर आप नोटिस कर सकते हैं। अगर हम समराइजेशन पे आ जाएं, तो जो चीज़ मैं कहने की कोशिश कर रहा था, देखिए एमी सतरथवेट और ब्रॉडमोर, ये मतलब ये केट इब्राहिम ही हैं, तो इनका परफॉर्मेंस देख सकते हैं। बहुत बड़ा कुछ तो नहीं, लेकिन 30 रन 40 रन काफ़ी मैटर करता है इस तरह के फॉर्मेट में, आपको ये पता ही होगा। लेकिन जो आउट ऑफ द बॉक्स और आउट ऑफ द वर्ल्ड तरह का परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रहा है ना, वो है फ्रैंकी मैक्के। 98 का औसत है, और याद रखना ये ओपनिंग करती है। 5 इनिंग्स में 3 बार उन्होंने 50+ स्कोर बनाया हुआ है। पिछले सीज़न में भले ही उनकी टीम हारी है, लेकिन उनके इस परफॉर्मेंस आप नोटिस करिए, 56 नॉट आउट, 44, मतलब दोनों इनिंग्स मिलाकर 100 रन उन्होंने बनाए थे, और एवरेज भी 100, क्योंकि एक मैच में नॉट आउट थी। तो एवरेज जो है उनका काफ़ी अच्छा है, और परफॉर्मेंस हमेशा उन्होंने अच्छा करा हुआ है जब भी उनको मौका मिला है। और जैसा कि मैं बहुत दिन पहले से ही बता चुका हूँ, ना सिर्फ इस सुपर स्मैश में, बल्कि 50 ओवर टूर्नामेंट्स में जो हुए थे वोमेन के, वहाँ पर भी, कि जब भी मैच क्राइस्टचर्च में होना, फ्रैंकी मैक्के कुछ अलग लेवल पे चले जाती है। और यहाँ पर भी आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि क्राइस्टचर्च में जो आखिरी मैच हुआ था, यहाँ पर भी फ्रैंकी मैक्के कुछ अलग लेवल पे थी। ठीक है, इसके सिवाय भी ये जो आखिरी मैच हुआ था, यहाँ पे इब्राहिम, रोए के अच्छे परफॉर्मेंसेस थे, मिसी बैंक्स, सलीवन तो है ही हमेशा। तो ये कुछ परफॉर्मेंस रहे हैं कैंटरबरी के बैटिंग से। हैना रोए, जैसे कि आपने नोटिस करा, कुछ ना कुछ तो इनका हमेशा ही रहता है। गैबी सलीवन आउट ऑफ द बॉक्स एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक आपकी टीम में नज़र आ रही है। टीम में इनको सभी लेने वाले हैं, मतलब मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा आपकी स्मॉल लीग में जो इनको मिस कर दे। लेकिन मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग इनके परफॉर्मेंसेस हैं, और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस इनका परफॉर्मेंस है। औसत सिर्फ 6 का है, सिर्फ 6, मतलब प्रति 6 रन पर ये एक करके विकेट लेती हैं। ठीक है, और आपने देखा है जो मैचेस उन्होंने खेली हैं, 2 से कम तो कभी विकेट मिला ही नहीं है, इवन 3 भी मिले हैं कभी कभार। सेंट्रल डिशेस के होकर जेस वाटकिन हमेशा ही एक दो करके को विकेट मिले हैं, हालांकि बैटिंग से कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। इसके सिवाय हैना रोवे का भी नाम था, लेकिन आखिरी मैच में विकेट ना मिलने से उनका नाम यहाँ से हट गया है। तो ये है हेड टू हेड मैचेस के परफॉर्मर्स। जो चीज़ मैंने को आप में समझाना था आपको, कि विद केट इब्राहिम और एमी सतरथवेट, कैंटरबरी की बैटिंग ने यहाँ पे डोमिनेट करा हुआ है। अभी आपने वो चीज़ नोटिस करी होगी। लेकिन जब वो दोनों नहीं थे तो बैटिंग में थोड़ा दिक्कत हुआ, और उसी कारण की वजह से वो हारे। नहीं तो बॉलिंग तो उनकी बराबरी से ही सही हुई है। सेंट्रल डिशेस एज ए टीम वो कभी भी कुछ खास कर नहीं है पाए हैं बैटिंग से। ठीक है, यहाँ पर फिर भी कनिंघम और डॉट के इनिंग्स के ऊपर डिपेंड करके 137 उन्होंने बनाया था, नहीं तो बहुत ज़्यादा टोटल वो कभी बना नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ है बैटिंग में, जेस वाटकिन, वो कभी भी अच्छा नहीं कर पाई हैं।
ये मैच में भी एनलो वैन डेवेंटर और बर्न्स खेलती थी जो उनके ऊपर डिपेंड करके। तो जेस वाटकिन का ना चलना बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर रहा है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग में, और ये चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं। जो 2 मैच वो जीते हैं कुछ हद तक कैंटरबरी के बैटिंग फेलियर की वजह से जीता है, क्योंकि बॉलिंग तो उनकी कभी भी स्ट्रेंथ थी भी नहीं, और यहाँ पर भी ऐसे कोई बात नहीं थी कि बॉलिंग उन्होंने अच्छा करा था। जैसे कि देखिए सिर्फ 3 ही विकेट निकाले, और यहाँ पर भी 9 विकेट, मतलब 10 विकेट तो फिर भी नहीं निकले। रोवे ने जो लीड किया था, रोवे और मायर्ड ने, तो बॉलिंग से उतना कुछ खास नहीं, लेकिन कैंटरबरी के बैटिंग में डेप्थ की कमी की वजह से उनको जो है एडवांटेज मिला था, और उसी की वजह से वो जीत भी गए थे मैचेस। ग्राउंड में रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पर भी वही नाम आपके सामने आ जाएंगे। अच्छा सॉरी, माफ़ करना, ग्राउंड का मैंने कुछ समराइज़ नहीं करवाया है, क्योंकि 5 ही मैचेस हुए हैं। वो मैच मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या हुए हैं, कौन कौन से परफॉर्मर रहे हैं। और जो चीज़ मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया कि क्राइस्टचर्च के मैदान पर हमेशा ही फ्रैंकी मैके कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करती ही हैं, वो मैं आपको यहाँ पर प्रूफ भी कर दिखाता हूँ। ठीक है, 5 मैच हुए हैं पिछले 2 सीज़न में, तो दिखाने में दिक्कत नहीं होगी। देखो, ये है पहला मैच, 165 2 विकेट के नुकसान पर बनाया। टीम भले ही हार गई, लेकिन परफॉर्मर देखिए, मैक्के, इब्राहिम, बॉलिंग से भी मैक्के। टीम यहाँ पर हार गई वो अलग बात है, लेकिन अगर आप फैंटेसी की तरफ से देखेंगे तो आपका कैप्टन मटेरियल कौन बन रहा है नोटिस करो। ठीक है, उसके बाद ये जो आखिरी हेड टू हेड मैच हुआ था, यहाँ पर आपने नोटिस करा, यहाँ पर सुलिवन, बैंक्स और सैवेज के विकेट से। अगला मैच, यहाँ पर कैंटरबरी की बैटिंग अच्छा, पिछले सीज़न में ये चीज़ तो हमेशा ही चल रहा था कैंटरबरी के साथ, बैटिंग में वो कुछ खास कर नहीं पा रहे थे, तो यहाँ पर कुछ खास वो कर नहीं पाए, लेकिन फिर भी मैक्के ने बॉलिंग से यहाँ पर 2 विकेट निकाल लिया था, और शायद 5-10 रन भी बनाए होंगे। मतलब 70 से 80 के बीच का पॉइंट यहाँ पर भी उनके पास अवेलेबल था। अगला मैच, यहाँ पर भी मैक्के के कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस थे। बैटिंग पिछले सीज़न में बराबरी से ही ख़राब रही थी। बॉलिंग में ताहूहू, सैवेज और सलीवन। और आखिरी जो मैच हुआ था, यहाँ पर मैक्के के 20 रन और 1 विकेट थे। बहुत खास कुछ नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो थे, और सलीवन के विकेट्स यहाँ पर भी हैं। साथ में ये कुछ परफॉर्मर हैं, तो ये जो आपको दिख रहे हैं। तो जो चीज़ मैं वो कहने की कोशिश कर रहा था कि फ्रैंकी मैक्के हमेशा ही जब भी इस ग्राउंड पे खेलती हैं, काफ़ी पॉइंट्स अगर आप फैंटेसी की तरफ से देख रहे हो कलेक्ट करके चली जाती हैं। अगर आप सबसे कम भी देखेंगे तो यहाँ पर भी आप नोटिस करेंगे 20 रन और 1 विकेट, मतलब 50 के आसपास पॉइंट है। यहाँ पर भी 50 के ऊपर पॉइंट है। ठीक है, और बाकी जो मैचेस आपने देखे यहाँ पर भी 50 के ऊपर पॉइंट है। यहाँ पर तो चलिए 97 ही बना दिया, उसके बाद 58, 3 विकेट। तो आप नोटिस कर सकते हैं कंसिस्टेंटली यहाँ पर वो काफ़ी अच्छा पॉइंट स्कोर करती हैं। पिछले सीज़न में उतना हाई कुछ नहीं रहा था, क्योंकि ऑफ कोर्स टीम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स नहीं थे, तो उनका रोल कुछ अलग था। लेकिन जब पूरी टीम उनके साथ अवेलेबल रही है, वो कुछ अलग लेवल पे रही हैं, और ये चीज़ हमने आखिरी जो हेड टू हेड मैच हुआ था इन दोनों टीमों के बीच में इसी ग्राउंड पर, वहाँ पर भी नोटिस करी है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें। अभी प्लेइंग 11 की बात करें तो कोई स्क्वाड अनाउंस नहीं किया है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वालों ने, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेम ही कुछ रहेगा। रोजमेरी मायर आखिरी मैच में खेली नहीं थी इंजरी के चलते, अटसूटी कुमार को खिलाया गया था, ना उनको प्रॉपर्ली बैटिंग मिली, बॉलिंग भी 1 ओवर दिया गया। रोजमेरी मायर अगर फिट हो जाती हैं तो ऑफकोर्स उनको बाहर भेजा जाएगा, लेकिन ये पता चलेगा कल के मैच के लाइनअप आने के बाद ही। कैंटरबरी की तरफ से मुझे नहीं लगता कोई चेंज होना चाहिए। नेट कॉक्स ओपनिंग करने आई थी कस्टिनेशन के जगह पर, तो वही मेरे ख्याल से ओपनिंग करनी चाहिए, और काफ़ी अच्छे फॉर्म पे चल रही हैं। अगर आपको बैट्समैनों में से कोई दिखना है तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाती हैं ये। अभी इनके टीम के स्ट्रक्चर की बात करें कि एमी सतरवेट आपके लिए मस्ट हैव हो जाती है, क्योंकि ये इनको प्रॉपर्ली बैटिंग मिल जाती है, बॉलिंग भी 1-2 ओवर की करवाती हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है जिन्होंने अभी तक कुछ खास करा नहीं है, इसलिए नहीं कि उन्होंने कुछ बुरा कुछ करा होगा, बल्कि इसलिए उनको प्रॉपर्ली मौके नहीं मिले हैं। वो है केट इब्राहिम। ये काफ़ी अच्छे फॉर्म पर रही हैं 50 ओवर टूर्नामेंट्स में। अगर कैंटरबरी पहले बैटिंग करती है ना, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए बन जाती हैं। टीम में तो वैसे भी आपको रखना ही पड़ेगा, इवन कैप्टनसी के लिए मैं तो नहीं कहूँगा, क्योंकि थोड़ा रिस्की हो सकता है स्मॉल लीग में, लेकिन इसे वाइस कैप्टनसी के तौर पर आप इनको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अगर गलती से भी 1-2 विकेट जल्दी गिर जाता है, जो भी काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि आप देख ही सकते हैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बॉलिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है। हो सकता है कोई कोई कुछ कुछ मैचों में 1-8 विकेट निकाल रहे हैं, और कंसिस्टेंसी किसी से भी आप उम्मीद नहीं रख पा रहे हैं। तो उसी हिसाब से अगर ऐसा कुछ हुआ और केट इब्राहिम को प्रॉपर्ली बैटिंग मिल गई, तो ये बहुत अच्छा कुछ कर सकती है। और आपने देखा इस फिक्चर में भी उनको हमेशा ही जब भी उनको मौके मिले हैं कुछ ना कुछ उन्होंने कंट्रीब्यूट करा हुआ है। उसके बाद लिए ताहू, गैपी सलीवन, ये दोनों आपके लिए मस्ट हैव हैं अगर आप मतलब रिकॉर्ड्स देखना चाहते हो। रिकॉर्ड्स इनके नहीं हैं, वो है केट सिम्स और यहाँ पर कर्स्टी नेसन्स, मिसी बैंक्स, ये कुछ प्लेयर्स हैं जिनके रिकॉर्ड्स वगैरह नहीं हैं। केट सिम्स विद द बॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मिसी बैंक्स जो है ये प्रॉपर ऑलराउंडर हैं,
हो सकता है प्रॉपरली इनको मौके नहीं मिले। कर्स्टी नेशन लेकिन एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकती हैं, बड़ी लीग में ट्रायबल हैं, बैटिंग से स्पेशली ये काफ़ी अच्छा कुछ कर सकती हैं, लेकिन मैनेज कर पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन मैं इनको इसीलिए प्रायोरिटी दे रहा हूँ क्योंकि सामने वाली टीम की बॉलिंग जो है वो बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं हो रही है। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइसेस में ज़्यादा बातें करने की कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वही नाम है, उन्हीं के बीच आपको रहना है जो आपको सिलेक्शन परसेंटेज अभी दिख जाएंगे। सिर्फ कुछ अलग हट के आप कर सकते हैं। कैप्टनसी के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि आपके पास कौन सा ऑप्शन हो सकता है, अगर आपने पूरा वीडियो सही से सुना होगा तो। वाइस कैप्टनसी के लिए भी 2-3 ऑप्शन मैंने दिए हैं जो आपको टॉस के ऊपर डिपेंड करके डिसाइड करना है, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें, अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो ये जो है मेरे टीम का बेसिक स्ट्रक्चर है रिगार्डलेस ऑफ टॉस। जसिंटा सैवेज एक बहुत बड़ी पंट है, इनको सिर्फ 6% लोग ले रहे हैं। मुझे नहीं लगता अगर मतलब लाइनअप अनाउंस होने के बाद भी ये बहुत बदलेगा, क्योंकि आपके पास ऑलराउंडर सेक्शन में ऑलरेडी देखिए जेस वाटकिन है, यहाँ पर हैना रोवे भी हैं, केट इब्राहिम है, और इनको छोड़ के लोग शायद ही जसिंटा सैवेज की तरफ जाएंगे। अभी इनको आप कहाँ पे ले सकते हो, मुझे लगता है आपको एनी वे इनको लेना चाहिए अपने टीम में, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग कैसी हो रही है। जेस वाटकिन मतलब आस पास भी नहीं है अपने बेस्ट फॉर्म के। नाटाली डॉर थोड़ा डिफेंस कर रही हैं, लेकिन उसके बाद कुछ भी भरोसा देने वाले हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। हैना रोवे को मैंने रखा है क्योंकि इनके रिकॉर्ड सही हैं। अगर आप हैना रोवे को ड्रॉप करते हो तो ज़्यादा कोई फ़ायदा आपका होगा नहीं, क्योंकि इसके बदले में आपको लेना पड़ेगा जेस वाटकिन को ही। उसके बाद आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बॉलिंग में मेरे को सलीवन और ताहूहू चाहिए। ग्रीन को मैंने सिर्फ क्रेडिट सेव करवाने के लिए रखा है, क्योंकि वैसे भी मुझे कोई बॉलर तो ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आ रहे हैं। अभी बाकी जो ऑप्शंस हैं इनमें से आप किसको ले सकते हैं। रोज़मेरी मैर खेलेंगी या नहीं अभी तक पता नहीं है, अगर खेलती हैं तो इम्पॉर्टेंट प्लेयर ये भी हैं, बैटिंग क्योंकि थोड़ी बहुत कर सकती हैं। तो रोज़मेरी मैर को अगर आप लेते हैं, समझ लीजिए वो खेल रही हैं, तो आपके पास बचेंगे 8 क्रेडिट। अब इन 8 क्रेडिट के साथ आपको पसंद हो या नहीं हो, आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे गैगिंग को, जो खेलेगी, ठीक है। और अगर रोज़मेरी मैर नहीं खेलती हैं तो आपके पास 8.5 क्रेडिट के 2 प्लेयर्स लेने के ऑप्शंस होंगे। तो आप किन किन प्लेयर्स को ले सकते हो। कर्स्टी नेशन का अगर बैटिंग ऑर्डर पता होता तो मैं शायद इनको कहता, लेकिन शायद इनको बैटिंग में काफ़ी डिमोट किया जा रहा है। मिसी बैंक्स ये एक ऑलराउंडर है, इनको थोड़ा ओवर का बॉलिंग मिल जाता है, ठीक है। अगर गलती से भी एक विकेट ले लेती है ना, तो जो पॉइंट्स वो विकेट लेके देंगी, मतलब 25 या 29 जो भी पॉइंट उनको मिलेंगे, वो पॉइंट शायद ही बहुत सारे बैट्समैन को कलेक्ट करके देंगे, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन आपके लिए बन जाती हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में फिर हमारे पास इब्राहिम और रोय में से हम किसी को भी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम जेस वाटकिन को ले लेते हैं। लेकिन अगर आप जेस वाटकिन पे रिस्क ले पाते हो तो ऑफकोर्स आपके पास रोय लेने का चांस होगा। आप कहीं से मतलब मिसी बैंक्स को हटा देंगे तो आपके पास इब्राहिम लेने का भी चांस हो जाएगा। बॉलर सेक्शन में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एक ही विकेट का मामला हो सकता है, वो कौन लेंगी ये तो बता पाना मुश्किल है। आप किसी को भी ले सकते हो, मेरा कोई खास प्रायोरिटी तो नहीं है। एक चीज़ जो मैं बता सकता हूँ, ऑलराउंडर सेक्शन में आप कितना रिस्क ले पा रहे हो, इसलिए मैंने पहले आपको बताया कि आप कितना रिस्क ले पा रहे हो उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि इस मैच में आपका परफॉर्मेंस कैसा होगा, ठीक है। देखिए ऑलराउंडर सेक्शन में मैक्के और जसिंटा सैवेज को मैं मिस नहीं करना चाहूँगा पर्सनली। अगर आप जसिंटा सैवेज को इग्नोर करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन क्या है कि ये प्रॉपरली 4 ओवर की बॉलिंग करवाएंगी, स्पेशली अगर पहले डे से बॉलिंग मिल जाती है, और अगर दूसरे दिन में मिलती है तब भी ये प्रॉपरली 4 ओवर की बॉलिंग करवाएंगी, और 4-5 तक बैटिंग में भी आ जाएंगी, और फॉर्म पे भी ये हैं, और इस ग्राउंड पे भी जब भी इनको मौके मिले हैं उन्होंने अच्छा ही करा हुआ है। तो इसीलिए मैं इनको तो ड्रॉप नहीं करना चाहूँगा। जेस वाटकिन बॉलिंग से 1-2 विकेट का जो पॉइंट है वही मुझे लगता है, अगर आप रिकॉर्ड की मानेंगे तो वो आपको मिल सकते हैं। और हैना रोवे उतना खास कुछ फॉर्म पे तो नहीं है, लेकिन कम से कम 1 क्रेडिट कम तो रिलीज करवा के दे रही हैं। केट इब्राहिम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इनको आप कहाँ पे मैनेज कर सकते हो, स्पेशली अगर कैंटरबरी पहले बैटिंग करती है तो एक बार के लिए आप इनके बारे में सोच सकते हो। क्रेडिट सेव करने का एक चांस आपके पास नाटाली डॉट भी देंगी, अगर आप इनके जगह पर लॉरा ह्यूजिस को रखते हो। बाई एनिमीज़ मैं ये नहीं कह रहा कि लॉरा ह्यूजिस बेटर ऑप्शन है नाटाली डॉट से, लेकिन क्रेडिट सेव करवाने के लिए अगर समझ लीजिए 9.5 क्रेडिट लेकर नाटाली डॉट 25-30 पॉइंट तक भी देती है ना, तो भी आपके लिए ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर लॉरा ह्यूजिस 20 तक भी पॉइंट दे देती है तो ये छोटे मोटे चेंजेस हैं जो आपको करने पड़ेंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो फ्रैंकी मैके के अलावा और कोई भी नाम मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। वाइस कैप्टनसी के लिए आप काम कर सकते हो बॉलरों में से ताहूहू और सुलिवान। मेरे लिए सुलिवान ज़्यादा कंसिस्टेंट है बॉलिंग, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये सिर्फ बॉलिंग से ही पॉइंट देती है, बैटिंग नहीं कर पाती है ज़्यादा।
ताऊ हो को अगर बैटिंग में मौका मिले तो ये वही वहाँ पे भी काम कर सकती है। जसिंटा सैवेज आउट ऑफ द बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और अगर बैटिंग फर्स्ट कर रही है कैंटरबरी तो केट इब्राहिम। ठीक है, जेस वाटकिन का भी ऑप्शन है, बॉलिंग से अगर कुछ करे तो करे, लेकिन बैटिंग से मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। फॉर्म पे तो ये बहुत दिनों से ही नहीं है। तो यही कुछ चीज़ें हैं, आप कितना रिस्क ले पा रहे हो, कहाँ पे अपना जो है रिस्क दे रहे हो, उसके ऊपर ही ये मैच डिसाइड होगा। एमी सतरवेट का भी ऑप्शन आता है, लेकिन मुझे नहीं लगता इनको फालतू में ड्रॉप करने का कोई मतलब बनता है। इनके रिकॉर्ड सही है, फॉर्म अच्छा है, टॉप प्रॉपरली बैटिंग भी मिल जाती है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। और सामने वाली टीम की बॉलिंग भी आप देख ही सकते हो, तो उस हिसाब से तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आती है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।